नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद एक विमर्श यह खड़ा किया गया है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन हो गया है। ये नॉर्थ और साउथ के डिवाइड को लेकर के बड़ी राजनीतिक व्याख्या हुई है, बड़ी चर्चा हुई है और कई कई सारे विद्वान जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और पार्टियों के नेता भी इस नतीजे पर पहुंचते दिखे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी रह गई है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है। और ये निष्कर्ष उन्होंने इस आधार पर निकाला कि कांग्रेस कर्नाटक के बाद तेलंगाना जीत गई और उत्तर भारत में उसने राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंवा दिया। भाजपा उत्तर भारत के तीनों राज्यों में जीत गई और वो तेलंगाना नहीं जीत सकी कर्नाटक गंवाने के बाद। तो इस आधार पर ये बड़ा पूरे मामले का इतना सरलीकरण किया गया और एकदम सरलीकरण करके और इस नतीजे पर पहुंचा गया कि अब उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का पूरा डिवीजन दिख रहा है, पूरा विभाजन दिख रहा है और कांग्रेस दक्षिण भारत की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है। ये पूरा नोशन गलत है। इस तरह का कोई भी डिवाइड नहीं है, कम से कम राजनीतिक स्तर पर इस तरह का कोई डिवीजन नहीं है। हाँ, सांस्कृतिक, भाषाई और खान पान पर पहनावे, इन सब चीज़ों के स्तर पर डिवीजन है। वो एक विविधता है, भिन्नता है, लेकिन उसको डिवीजन नहीं कहेंगे, वो भिन्नता है, विविधता है और वो आज की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। और उसको लेकर के भी हम अलग अलग आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो जिस राजनीतिक विभाजन की बात कही जा रही है उसको कुछ तथ्यों से समझने की जरूरत है। जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण की पार्टी नहीं कहा जा रहा है या कहा जा रहा है कि वो दक्षिण भारत से खारिज हो रही है, उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हारी जरूर है, लेकिन उसको 13% के करीब वोट मिला है। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में उसको 6.9% वोट मिले थे और इस बार उसको 12.88% यानी लगभग 13% वोट मिला है। इसका मतलब है कि पिछली बार के मुकाबले लगभग दोगुने वोट मिले हैं। 5 साल के भीतर दक्षिण भारत के इस राज्य में, तेलंगाना में, भाजपा का वोट लगभग दोगुना हो गया है। कांग्रेस पार्टी का भी वोट बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बढ़ा है वो भारत राष्ट्र समिति का वोट कम होने की वजह से बढ़ा है। उसका वोट कांग्रेस की तरफ आया है और उसका कुछ वोट बीजेपी की तरफ भी गया है, तभी उसका वोट दोगुना हुआ है। उसको 13% के करीब वोट आया है। उसकी विधानसभा की सीटें भी बढ़ी हैं, वो 1 से बढ़ करके 8 सीटों पर पहुंच गई है और उसका वोट 6.9 से 13% हो गया है। तो ये एक बड़ी छलांग है। अब इस आधार पर कैसे कोई कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी खारिज हो गई है वहां से? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन वो अपना 36% के करीब वोट बचा करके रखे हुए है। तमिलनाडु में जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उस तरह का आधार नहीं है जैसा कर्नाटक या तेलंगाना में दिख रहा है, लेकिन उसका कारण यह है कि वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों किसी न किसी प्रादेशिक पार्टी के साथ तालमेल में लड़ती रही हैं। कांग्रेस अभी डीएमके के साथ है और भारतीय जनता पार्टी अन्ना डीएमके के साथ थी, जिससे अभी उसका तालमेल खत्म हो गया है। वहां भी अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को 4.2% वोट मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में। 2021 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी थी, डीएमके से तालमेल करके 25 सीटों पर लड़ी थी और उसको 4% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला था। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी डीएमके के साथ तालमेल करके 20 सीटों पर लड़ी थी और उसको 2.6% वोट आया था। यानी उसने कांग्रेस से 5 सीटें कम लड़ी थी और कांग्रेस के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत 1.5% से थोड़ा कम था। 1.5% कम था उसका वोट कांग्रेस के मुकाबले। तो यह कोई बड़ा अंतर नहीं हुआ। इस आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस तमिलनाडु की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा ज्यादा इस वजह से है क्योंकि वो विनिंग साइड के साथ थी। अन्ना डीएमके 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार करके सत्ता से बाहर हुई थी और उसके साथ बीजेपी थी, तो अन्ना डीएमके का वोट कम हुआ तो बीजेपी का भी वोट कम हुआ। डीएमके का वोट बढ़ा तो उसके साथ साथ कांग्रेस का भी वोट बढ़ा। इसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के वोट में 1.5% का अंतर है। तो इस आधार पर कांग्रेस वहां की पार्टी हो जाएगी और बीजेपी वहां की पार्टी नहीं रहेगी, ये एक गलत निष्कर्ष होगा। केरल में जरूर जहां सबसे बड़ी, जहां अल्पसंख्यक आबादी बहुत बड़ी है और 55% के करीब वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी है, वहां बीजेपी का आधार जरूर कमजोर है, लेकिन वो भी ऐसा कमजोर नहीं है जैसा तमिलनाडु में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का है। वहां भी बीजेपी 11% से ऊपर वोट लेकर के, पिछली बार 2021 के चुनाव में उसको 11% से ऊपर वोट आया
और उसके पहले 10% के आसपास वोट था, यानी वहां भी 1-1.5% उसका वोट बढ़ा है। और इसी चिंता में तमाम विपक्षी गठबंधन के बावजूद कांग्रेस और लेफ्ट में वहां तालमेल नहीं हो रहा है। वो इसी चिंता में नहीं हो रहा है क्योंकि अगर कांग्रेस लेफ्ट एक साथ आते हैं तो अपोजिशन का पूरा स्पेस बीजेपी को मिलेगा, उसका वोट प्रतिशत बढ़ के बहुत हो सकता है, 20-25% पर भी जा सकता है। तो इसके बावजूद 11% वोट जिस पार्टी को आ रहा हो उसको वहां से खारिज नहीं किया जा सकता है। और पिछली बार तो तिरुवनंतपुरम में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने। अगर इन आंध्र प्रदेश में न कांग्रेस का आधार है न बीजेपी का आधार है। कांग्रेस 174 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी और उसको कोई 1.25% वोट आया था, और बीजेपी 173 सीटों पर लड़ी थी, उसको 1% से थोड़ा कम वोट आया था। दोनों 1-1.25% वोट के आसपास हैं दोनों पार्टियां तमिलनाडु में। यह हैसियत है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की। आंध्र प्रदेश में माफ करिएगा, वहां सीधी लड़ाई वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच है। तो ये 5 राज्यों का, दक्षिण के 5 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव का ये गणित है। अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो इन 5 राज्यों में 129 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 30 है और कांग्रेस के पास 27 है। बीजेपी को 3 सीटें ज्यादा हैं कांग्रेस से दक्षिण भारत के राज्यों में, और अभी मई तक कर्नाटक में उसकी सरकार थी। फिर हो सकता है कि आगे उसकी सरकार वहां भी आए, आगे वो तेलंगाना में और इंप्रूव करे, तमिलनाडु में अगर फिर उसका तालमेल हो जाए तो अन्ना डीएमके के साथ, तो अगली बार वो जीते। ये कुछ भी हो सकता है, राजनीति में किसी चीज को से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये इन आंकड़ों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत में भी कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबरी की स्थिति में खड़े हैं। और अगर इसी आंकड़े को उत्तर भारत के राज्यों के संदर्भ में देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब दिखेगी बीजेपी के मुकाबले। फिर उसको नहीं कहा जा सकेगा कि ये उत्तर भारत की बहुत मजबूत पार्टी है या पूर्वी भारत की बहुत मजबूत पार्टी है। पूर्वी भारत के 2 बड़े राज्यों में, जो पूर्वी भारत के 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, ये माफ करिएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है, कांग्रेस वहां बहुत सिमट गई है। जो सबसे बड़ा राज्य है देश का और उत्तर भारत का भी सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां कांग्रेस 2% वोट पर आ गई है। अगर बिहार को भी पूर्वी राज्य माने और छत्तीसगढ़, ये झारखंड को भी पूर्वी राज्य माने, तो उन 2 पूर्वी राज्यों में भी बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। और कांग्रेस अपने अपोजिशन के जो अलायंस के पार्टनर हैं उनके पीछे लग के और बहुत छोटी पार्टी के रूप में वहां सर्वाइव कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो अभी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो ये उत्तर और दक्षिण का जो राजनीतिक में डिवाइड खड़ा किया जा रहा है और जो राजनीतिक विभाजन बताया जा रहा है, उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो कांग्रेस जितनी कमजोर उत्तर भारत में है उतनी ही कमजोर दक्षिण भारत में है। 2 राज्यों में वो चुनाव जीत गई, इसके आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि वो दक्षिण भारत की बहुत बड़ी पार्टी हो गई या कांग्रेस वहां से, भारतीय जनता पार्टी वहां से खत्म हो गई। ये आंकड़े मैंने जो अभी बताए उससे ये स्पष्ट होता है। अब डिवीजन का जो दूसरा आधार है वो भाषाई है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है। वो विविधता है जो सदियों पुरानी है और उस विविधता में भी उस डिवीजन को बढ़ाया नहीं जा रहा है। अब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसी समय उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया। और काशी तमिल का जो संगम है वो जो धार्मिक सीमा है भारत की, जो बांधी थी शंकराचार्य ने, इसको एक धार्मिक इकाई के रूप में परिवर्तित किया था। भारत एक भौगोलिक रूप से एक राजनीतिक इकाई के रूप में भले अंग्रेजों के समय आया हो, लेकिन एक धार्मिक इकाई के रूप में वो स्थापित हो गया था शंकराचार्य के समय, जब उन्होंने देश के 4 कोनों पर 4 मठ बनाए थे और हर हिस्से का व्यक्ति वो दूसरे हिस्से में जाता था पिलग्रिमेज के लिए, अपने धार्मिक तीर्थाटन के लिए जाता था। तो वो परंपरा आज भी कायम है। आज भी लोग उत्तर से गंगा का जल लेकर के जाते हैं रामेश्वरम में चढ़ाने शंकर भगवान को, और वहाँ से लोग रामेश्वरम से पवित्र जल लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं लोग। तो ये कोई नई बात नहीं है। वो एक धार्मिक आधार पर एक राष्ट्र के रूप में भारत बहुत पहले से बंधा हुआ है अपनी तमाम विविधताओं के बावजूद। और ये जो अभी एक भाषा को लेकर के निश्चित रूप से कुछ विवाद है, और ये भारतीय जनता पार्टी भाषा के रूप में हिंदी को प्रमुखता दे रही है। संसद में मंत्री हिंदी भाषा में जवाब दे रहे हैं, कामकाज हिंदी भाषा में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब तकनीक ऐसी है कि साइमल्टेनियसली, साथ के साथ
उसका अनुवाद हो रहा है हर भाषा में। अगर कोई तमिल बैठा हुआ है लोकसभा के अंदर तो मंत्री भले हिंदी में जवाब दे रहा हो लेकिन वो अपने तमिल भाषा में उसका जवाब सुन रहा है, कोई तेलुगु भाषा में सुन रहा है, कोई कर्नाटक का नेता कन्नड़ा में सुन रहा है, कोई केरल का सांसद मलयालम में सुन रहा है। और ये वाराणसी में जब तमिल संगम का उद्घाटन हुआ तब भी ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये चमत्कार वहाँ लोगों ने देखा कि हिंदी का भाषण उसी समय रियल टाइम में साइमल्टेनियसली तमिल में अनुवाद हो रहा था और लोग अनुवाद में सुन रहे थे उस बात को, जो तमिल में सुनना चाहते थे वो उसको तमिल भाषा में सुन रहे थे। तो ये भले हिंदी का वर्चस्व बनाने की बात दिल्ली में हो रही हो, लेकिन अब तकनीक ने इतना आसान बना दिया है कि इससे किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका दूसरा पहलू यह है कि दिल्ली में भले हिंदी में कामकाज हो रहा है लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं हिंदी को थोप रही है कि तमिलनाडु में भी हिंदी में कामकाज हो या कर्नाटक में भी हिंदी में कामकाज हो। कर्नाटक में सारे कामकाज कन्नड़ा भाषा में हो रहे हैं, चाहे सरकार भाजपा की रही हो या अभी कांग्रेस की सरकार हो। इसी तरह से तमिलनाडु में सारे कामकाज तमिल भाषा में हो रहे हैं और वो अब अन्ना डीएमके की सरकार भी करती थी, डीएमके सरकार भी करती थी। तो वो विभाजन का कारण नहीं हो सकता है, वो विविधता है जो बरसों से सदियों से है। तो उस विविधता को न खत्म किया जा सकता है, न उसको कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और उसको विभाजन का आधार बनाना एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, एक विभाजनकारी रणनीति होगी अगर कोई पार्टी या कोई नेता उसको विभाजन का आधार बनाता है। संस्कृति और खान पान कल्चर का तो परिवेश का तो इतना अंतर है भारत में कि हर 3 कोस पर बोली बदल जाती है, हर 1 कोस पर पानी बदल जाता है, 3 कोस पर पानी बदल जाता है, बानी बदल जाती है। ये हम लोग के यहाँ ये पुरानी कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, ये पुरानी कहावत है। बोली भाषा सारी चीज़ें बदल जाती हैं, खान पान का तरीका बदल जाता है। वो विभाजन का आधार नहीं हो सकता है, वो विविधता है देश की और उस विविधता को एंजॉय करना चाहिए, उसका उत्सव मनाना चाहिए है। और ये सुखद बात है संयोग कि भारत में उसका उत्सव मनाया जाता है, उस विविधता का। हम लोग उस विविधता का सम्मान करते हैं और हर व्यक्ति उसको अब तो कल्चर का जो पुराना भेद था वो भी मिट रहा है। अब बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत के त्यौहार और उत्सव उत्तर भारत के शहरों में भी मनाए जाने लगे हैं। और ये अनायास नहीं हुआ है कि दक्षिण भारत के लोगों का जो मुख्य भोजन है, जो स्टेपल डाइट है, वो समूचे उत्तर भारत में के लोगों का भी के मुख्य भोजन में शामिल हो गया है। तो ये सब चीज़ें अब बहुत नॉर्मल, ये तकनीक ने और आधुनिक समय ने वो तमाम दूरियां भी मिटा दी हैं जो पहले थी। जब पहले इतनी दूरी थी, जब भौगोलिक दूरी थी, तकनीक नहीं था इतना, तब इस तरह की विविधता विभाजन का कारण नहीं बनी थी। तो अब उस विविधता को विभाजन का कारण नहीं बनाया जा सकता है और बनाना नहीं चाहिए। जहां तक राजनीतिक विभाजन का सवाल है तो वो हमने पहले कहा कि इस तरह का कोई डिवीजन नहीं है। तमिलनाडु की प्रादेशिक पार्टियां हैं डीएमके और अन्ना डीएमके, उनका आधार दूसरे राज्यों में नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बिहार की प्रादेशिक पार्टी है राजद और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू, और उनका आधार दूसरे किसी राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और उसका आधार दूसरी जगह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में है, उसका आधार और कहीं नहीं है। शिवसेना महाराष्ट्र में है, उसका आधार दूसरी जगह नहीं है। उसी तरह डीएमके अन्ना डीएमके तमिलनाडु में है, उसका आधार दूसरी जगह नहीं है। या जेडीएस कर्नाटक की पार्टी है, उसका आधार दूसरी जगह नहीं है। भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की पार्टी है, उसका आधार दूसरी जगह नहीं है। ये विभाजन का कारण नहीं है। ये राजनीतिक विभाजन अगर इस आधार पर कहेंगे तो किसी उत्तर भारत की पार्टी का कोई आधार दक्षिण भारत में नहीं है। और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका एक समान आधार दक्षिण भारत की राजनीति में है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं। तो ये इस आधार पर विभाजन की बात नहीं की जा सकती है। ये कहने का लबोलुआब ये है कि ये सिर्फ एक विमर्श के लिए, बहस के लिए ये एक बात चर्चा शुरू कराई गई। उत्तर दक्षिण के विभाजन का कोई तथ्यात्मक या ठोस आधार नहीं है। धन्यवाद।